अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में डेडलॉक तो बरकरार है, मगर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस वक्त काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो 48 घंटों में पाकिस्तान के 2 दौरे कर चुके हैं, ओमान जा चुके हैं, जबकि आज इनकी रूस में सदर पुतिन से भी मुलाकात शेड्यूल है। सेंट पीटर्सबर्ग में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो मीडिया टॉक की, इसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ नई पेशरफ्त हुई है। इस पेशरफ्त के हवाले से कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जा रही, लेकिन एक्सियोस जो एक अमेरिकन वेबसाइट है, इसने क्लेम किया है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए ये तजवीज़ पेश की है कि न्यूक्लियर इशू जिन पर दोनों ममालिक के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, इसको फ़िलहाल टेबल पर ना रखा जाए और इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल ओपन करने और मुस्तकिल जंगबंदी की बात की जाए। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मीडिएटर्स को बताया है कि ईरान की मौजूदा क़यादत के अंदर अमेरिका के जौहरी मुतालबात पर इत्तेफाक नहीं। बहरहाल अब हमें देखना होगा कि इस पर अमेरिका क्या रिस्पॉन्स देता है, लेकिन इस फैसले पर हमें अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का लचक दिखाना इसीलिए मुश्किल लगता है कि ये सेंसलेस वॉर अगर माइनस न्यूक्लियर इशू पर ख़त्म हो गई या जंग बंदी के किसी मुआहदे में इसका जिक्र ना हुआ, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ऑप्टिक्स के लिए किसी तरह बेहतर नहीं होगा। वैसे तो इनके लिए अपने ऑप्टिक्स अब शायद मैटर भी नहीं करते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को जो अपना लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, इसमें वो भी ये कहते हुए नज़र आए कि ईरान के पास सिर्फ 3 दिन की ऑयल स्टोरेज करने की सलाहियत रह गई है, जिसके बाद ये खुद ही एक्सप्लोड हो जाएगा। बहरहाल अब हमें भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह इस तमाम सूरत हाल का इंतज़ार करना होगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। इसके अलावा हमने साउथ लेबनान पर एक बार फिर इजरायली बम्बार्डमेंट देखी। सिर्फ कल की अगर बात करें तो लेबनान में 14 से ज़ायद कैजुअल्टीज़ हुई हैं। 2 मार्च से अब तक हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग में 2500 से ज़ायद इंसानी जानों का नुकसान हो चुका है। अमेरिका की सालिसी में जंग बंदी में 3 हफ्तों की तौसी के बावजूद हमें इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों एक दूसरे पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते दिखाई दिए। अब ये क्राइसिस किस तरह रिजॉल्व होगा, इसके लिए फ़िलहाल हमें कोई एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही। इसीलिए इसका भी इंतज़ार करना होगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। इस तरह अगर हम अपनी मुल्क की इकॉनमी की बात करें तो शायद हम जहनी तौर पर इस जंग के असरात के लिए पहले ही तैयार थे, लेकिन हुकूमत अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को भी फॉलो ना करे और इस क्राइसिस में लेवी में 80 रुपये से 107 रुपये तक का इजाफा करे, जिसका मकसद FBR का शॉर्टफॉल पूरा करना हो, तो हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि वह आवाम के साथ क्या कर रही है और क्या इस मुश्किल तरीन वक्त में हुकूमत की पॉलिसीज़ आवाम को मज़ीद मुश्किलात से दो चार तो नहीं कर रही। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तजिया निगार सहाफ़ी शौकत पराचा साहब मौजूद हैं और साबिक सफ़ीर जावेद मलिक साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। रेड जोन खोल दिया गया, इससे पहले बहुत से लोग ये कंप्लेन भी कर रहे थे कि बहुत एक्सटेंडेड पीरियड हो गया है कि इस्लामाबाद में जो ब्लॉकेड्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तो पहली चीज़ इससे यही अस्यूम की जाए कि इमीडिएट फ्यूचर में कोई पेशरफ नहीं हो रही। एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फैसिलिटेटर के रोल से इवॉल्व करके अब मीडिएटर बन चुका है, तो क्या बता सकते हैं इस बारे में आप? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मौका दिया। मैं एक तो आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। एक तो पाकिस्तान पहले दिन से ही जो है बैक वक्त फैसिलिटेशन भी कर रहा था और मीडिएशन भी कर रहा था, और उसमें ज़ाहिर है दोनों ममालिक के दरमियान मुल्क का किरदार अदा करना होता है जब जंग की सूरत हाल होती है। पाकिस्तान रोज़ अव्वल से करता आया है, और ऐसे में ये कहना कि अब चूँकि रेड जोन खोल दिया गया है तो ये इस बात की अलामत है कि शायद मुज़ाकराती अमल जो फ़ेज़ 1 में हुआ था वो दोबारा नहीं होगा या फ़ेज़ 2 का आगाज़ नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब भी बैक एंड पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, और वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब की पूरी कोशिश है कि जो हम गल्फ़ रीजन में और ख़ास तौर पर पूरे ग्लोबल पीस के हवाले से जो हम काम कर रहे थे उसको हम जारी रखें, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा से दोनों ममालिक को एक मेज़ पर बिठाएं, और कम अज़ कम ये जो 50 साल दोनों के दरमियान एक खलिश है और 50 साल फासले हैं, वो ज़ाहिर है दैट विल टेक टाइम। एक जो मुज़ाकराती सेशन है उससे 50 साल का फासला जो है वो तय नहीं हो सकता, और जबकि दोनों ममालिक ज़ाहिर है रिपब्लिकन के जो सियासतदान हैं, चाहे वो JD वेंस हैं, चाहे स्टीव विटकॉफ हैं, चाहे जेरेड किश्नर हैं, इन सब ने एक सियासत की है ईरान के हवाले से। 47 ईयर्स ज़ाहिर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए रखी है ईरान पर, और इसी तरीके से ईरान में भी जब इनकलाब आया था आयतुल्लाह खुमैनी साहब के दौर से लेकर अब तक, यानी 47 ईयर्स में वहाँ पर भी पासदारान इनकलाब में अमेरिका के हवाले से एक
शदीद रेजेंटमेंट मौजूद है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस लेवल की लीडरशिप दोनों की एक मेज पर बैठी हो, अल्हम्दुलिल्लाह बैठी, दोनों के अपने अपने नुक्ता नज़र था और उस पर ज़ाहिर है हमने कोशिश की कि कोई एक नुक्ते के ऊपर दोनों जो है वो मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन जाहिर है फिर उसका फेज़ 2 शुरू होना था। अब भी बैकग्राउंड में चीज़ें जो है इंशाल्लाह चल रही हैं और हमें यही उम्मीद और तवक्को है कि पाकिस्तान की जो एक कोशिश और ख्वाहिश है कि मशरिक़ वस्ता में दायमी अमन के हवाले से और अमरीका और ईरान के हवाले से जो सीज़ फायर है ये भी दायमी हो जाए, तो हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे और बिल्कुल मायूस नहीं है। पहले भी आपको याद होगा कि जब आखिरी वक्त था और सब मायूस हो गए थे कि जंग बंदी का टाइम गुजर रहा था, तब वज़ीर आज़म साहब की और फील्ड मार्शल साहब की अनटायरिंग एफर्ट्स काम आई और आपने देखा कि आखिरी लम्हे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको एक्सटेंड किया। तो अब भी ज़ाहिर है रेड जोन को खोलने की वजह यही थी कि हमारे दोस्त जो हमारे अवाम है और उसके अलावा भी आप जर्नलिस्ट हैं, वकला कम्युनिटी के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट रेड जोन में आती है, सब लोग सफ़र कर रहे थे और ज़ाहिर है हमारी मजबूरी थी, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक स्टेटमेंट सामने आया था कि शायद वो इस जो सेकंड फेज है मुज़ाकरात का, इसके किसी एक मरले पर या किसी एक सेशन में वो शिरकत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा अहम बयान था और उसको देखते हुए पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल था कि दुनिया की जो सुपर पावर है प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी सिक्योरिटी और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इस हवाले से जाहिर है इस्लामाबाद का जो 8, 10, 15 किलोमीटर का रेडियस था उसको बिल्कुल बंद किया गया, रेड जोन एक्सटेंड हो गया था, यानी पूरा इस्लामाबाद ही रेड जोन बन गया था। लेकिन जाहिर है जब उनका दौरा मुलतवी हुआ या वो सिलसिला जो है, मैं ये तो नहीं कहता कि वो सिलसिला टूट गया, वो सिलसिला थमा है अभी, और उसके बाद ज़ाहिर है अपने आवाम को रिलीफ फराहम करना था, इसलिए सारी जो बंदिशें ये दूर हुई हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से रेड जोन की बंदिश दूर हुई है इसी तरीके से आपने हरमस की भी बंदिश दूर होगी। बिल्कुल। ये आप ये कह रहे हैं कि ये टॉक्स जो हैं वो सस्पेंड नहीं हुई बल्कि एक डिले है। इसमें शौकत साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तरफ तो पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में जो किरदार अदा किया है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है ग्लोबली, बट अपार्ट फ्राम दैट जो डोमेस्टिक अगर सूरत हाल की बात करें तो अली परवेज़ मलिक साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि अगर IMF ने कुछ कंडीशंस को एक्सेप्ट ना किया या रिलीफ ना दिया तो हो सकता है कि 55 रुपए पेट्रोलियम लेवी और बढ़ानी पड़ जाए। तो ये तो बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाएगी। लोग पहले भी ही अंडर प्रेशर हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, आपको पता है। तो किस तरह से इस जंग को नेविगेट करे पाकिस्तान अगर इन्फ्लेशन का, महंगाई का, पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई का मसला मुसलसल दरपेश है हमें? बहुत शुक्रिया। और यकीनन ये आवाम के लिए, लोगों के लिए जो सैलरीड क्लास है या मिडिल क्लास है, इवन अपर मिडिल क्लास है, उसके लिए तो पहले ही ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। अगर 55 रुपये पर लीटर और जाता है तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस जंग की अनपॉपुलैरिटी की दुनिया भर में बुनियादी वजह भी यही फैक्टर है कि तेल की तरसील रुक गई, तेल आना बंद हुआ, शॉर्टेज हो गई, ख़तरात बढ़ गए कि शायद बिल्कुल ही ना आ सके। अगर 20% ऑयल और 30% गैस नहीं आ रही, ब्लॉकेड ईरान की तरफ से, फिर काउंटर ब्लॉकेड US की तरफ से, तो ये कम अज़ कम एंटिसिपेशन थी इस तरह की सूरत हाल की, क्योंकि जो नॉन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जो यानी तेल पैदा नहीं करते, अपनी ज़रूरियात मंगवाते हैं, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि जापान तक ज़िंदगी मुतासर हो चुकी है। तो यकीनी तौर पर इस अनपॉपुलैरिटी ऑफ वार का एक ये भी फैक्टर है, और इस वजह से जो बात हो रही है अभी के पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, अच्छा किया, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा किरदार अदा था, बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने इसको आगे बढ़ाया है। और अभी भी मैं एज अ जर्नलिस्ट समझता हूँ कि कोई उम्मीद टूटी है इस मुआहदे के हवाले से, और ना कोई जंग दोबारा शुरू हुई है। सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ फॉर इनडेफिनेट पीरियड। वो सदर ट्रंप ने जिस दिन सीज़ फायर एक्सटेंड किया ये नहीं कहा था कि ये 2 हफ्ते के लिए है, जो कि पहले वाला हुआ था। और फिर प्रेस सेक्रेटरी टू वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने भी आके कहा कि प्रेसिडेंट हैज़ नॉट सेट डेडलाइन अप टू संडे, जो कि संडे कल गुजर भी गया। इसलिए ये एफर्ट जो हैं वो वही एक ज़रिया नज़र आ रही हैं कि एफर्ट जो है ये कामयाब हों, दोनों फ्रीकैन के दरमियान मुआहदा हो। अदरवाइज़ तो बहुत सारे मुल्कों में
बाकायदा ज़िंदगी जैम हो चुकी है, स्टैंड स्टिल हो चुकी है कि वहाँ तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में अभी तक तो मिल रहा है, आगे का अब पता नहीं क्या होता है, लेकिन चूंकि IMF के साथ पाकिस्तान का एक चल रहा है प्लान प्रोग्राम, वो भी पाकिस्तान के लिए एक मसला है। पहले तो 129 अरब के करीब तो हुकूमत ने ये खर्चा बर्दाश्त किया, लेकिन अब ये सार्फिन पे डालना पड़ेगा। हुकूमत अपने खर्चे और कहाँ से ख़त्म करे, उनको ये भी वेन्यूज़ देखने चाहिए, लेकिन साथ साथ ये एक मजबूरी तो है, और इस मजबूरी को जो है वो IMF अगर मान जाता तो शायद पाकिस्तान का कुछ पाकिस्तानियों का भला हो जाता। लेकिन ये क्राइसिस बहरहाल वर्ल्ड ओवर है, और यही क्राइसिस जो है वो इस जंग को ख़त्म भी करवाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर भी इसी क्राइसिस को फील किया जा रहा है जो हम बात कर रहे हैं। जावेद साहब, ईरान का जो स्टैंड पॉइंट है, पहले अराक्ची साहब यहाँ पर आते हैं, अभी वो सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर भी गुफ्तगू जो की है, उन्होंने कहा कि हमारे नेबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो एक्सियोस की तरफ से रिपोर्ट किया गया है वो ये है कि जो ईरान अब पिच करना चाह रहा है अमेरिका को कंडीशंस के तौर पे, वो ये है कि ये जो जौहरी मवाद का मसला है इसको आप डिफ़र कर दें, ये बाद में डील कर लिया जाएगा, पहले हुरमस खुलवाने के लिए कुछ फ्रेमवर्क पे शायद बात हो सके। इसके अलावा कोई ख़बर बाहर नहीं आई। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 से 3 रोज़ का ये क्रूड का जो स्टोरेज कैपेसिटी है ईरान की, सिर्फ 2 से 3 रोज़ की रह गई है, और हमें मालूम है कि एक मरतबा आप ऑयल पंप करना बंद करें, उसको दोबारा रिज्यूम करना बहुत कॉस्टली एक्सरसाइज होता है। तो ये ब्लॉकेड ईरान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है बाय द लुक्स ऑफ इट। आपको क्या लगता है कि पाइपलाइन में डिस्कशन अभी हो क्या रही है? अगर जौहरी मवाद को बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाए और वो मुआहदे का हिस्सा बने ही ना, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या जवाब देंगे डोमेस्टिक ऑडियंसेस को? वॉर ट्रॉफी कहाँ से आएगी उनके पास? जी मुजाहिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, और आपके मेहमानों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आपकी जो प्रोग्राम के बिगिनिंग में आपने कहा था कि कुछ क्योंकि इस्लामाबाद खुल गया है तो कहीं हम ऐसा तो ना समझें कि मज़ाकरात जो हैं उनमें तातुल आ गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बड़े बावसूख लोगों से मेरी बात हुई है। जो मज़ाकरात का अमल है, जो डायलॉग का अमल है, वो इंटेंसिफाई हुआ है, कम नहीं हुआ। यानी जो आप कह रहे हैं कि ग्रेजुएटेड फ्रॉम फैसिलिटेटर टू मीडिएटर, मैं समझूंगा बिल्कुल वो सही है। और सिर्फ ये हुआ है कि स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद के अंदर बैठ के जो मुज़ाकरात थे वो नहीं हो रहे, लेकिन जो मुज़ाकरात का अमल है वो पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ है। यानी पाकिस्तान भी अपनी एफर्ट्स कर रहा है। इवन आप ईरान के जो अगरची साहब का आपने बिल्कुल सही कहा, उनके जो मैं समझता हूँ शटल डिप्लोमेसी हो रही है, पहले वो पाकिस्तान आए, फिर वो मस्कत गए, फिर वो रशिया गए, तो आपको ये नज़र आ रहा है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ईरान की विश लिस्ट जो है वो यही है, जिस तरह से आपने कहा कि वो समझते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक जॉइंट पेट्रोलिंग मैकेनिज्म ओमान के साथ जब तक वो नहीं एग्री करेंगे तो मुमकिन नहीं होगा, बिकॉज जो वाटर है वो एक्सक्लूसिवली ईरान का नहीं है, वहाँ पे ओमान का वाटर राइट्स भी है। तो मुझे इसमें काफ़ी सुकम नज़र आते हैं, क्योंकि देखिए अगर ओमान ईरान के साथ इस तरह की कोई एग्रीमेंट करता भी है तो वी हैव टू रिमेंबर कि ओमान GCC का हिस्सा है। वो ऐसा कोई एग्रीमेंट करने से पहले बहुत दफ़ा सोचेगा जिससे उसके GCC आएगा, GCC के जो ब्रदर्स हैं वो अफेक्ट हो। बिकॉज अगर यहाँ पे एक ऐसा कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ईरान और ओमान ले आते हैं, दैट मीन्स कि कोई टोल होगा, मे बी देयर इज़ अ फाइनेंशियल मोटिवेशन बिहाइंड इट। तो क्या GCC लोग के जो कंट्रीज हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्रीमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक उनकी विश लिस्ट हो सकती है ईरान की, बट वेदर दे विल बी एबल टू अचीव इट, इट विल हैव टू बी सम डिस्कशन दैट हैव टू टेक प्लेस। दूसरी आपकी जो बात है रशिया से भी, अगेन मुझे वो विश लिस्ट लगती है। यूरेनियम के अफजाइश हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, आप बखूबी जानते हैं कि ये जो इशू है, दिस इशू इज़ नॉट कनेक्टेड टू डोनाल्ड ट्रंप। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को हटा भी दें इक्वेजन से, अगर यहाँ ओबामा भी होते या बाइडन भी होते या जॉर्ज W बुश होते या बुश सीनियर होते या यूरोप का कोई भी कैपिटल होता, सब इस चीज़ पे तो यूनानिमसली एग्रीड हैं कि ईरान को अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को फोरगो करना पड़ेगा। और वो जो उनका JCPOA एग्रीमेंट है उसके अंदर जो 2-4 लूप होल्स थे जिसकी वजह से गालिबन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया, उसके अंदर जो लूप होल्स हैं उनको एयर टाइट कर सकते हैं आप, मे बी उसी फ्रेमवर्क को मजीद रोबस्ट बना के आपस में। वैसे क्या लूप होल्स थे? बिकॉज मेरी नज़र से तो ये नहीं गुजरा, उनका एक बस इलेक्शन स्लोगन था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ये सिर्फ उनका बयानिया यही था ना कि बराक ओबामा ने कैश भर भर के जहाज़ पहुंचा दिए ईरान में, तो हम ये नहीं चाहते, इसीलिए इस एग्रीमेंट को हम सस्पेंड कर रहे हैं। सो व्हाट वाज स्पेसिफिकली रॉन्ग विद JCPOA? जी ये मेरा तो व्यू नहीं है, लेकिन जो मैंने सुनी है बातें जो वाशिंगटन से आती हैं बाज़ गश्त, वो ये कहते हैं कि वहाँ पे जो एक्सेस फॉर इंस्पेक्शंस थी उस पर
जो वर्ड्स यूज किए गए थे दे वर नॉट ऑब्लिगेटरी, और फॉर एग्जांपल जो उनके जो इंस्पेक्शंस होती थी इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन की तरफ से, वहां पे आपको पता है कुछ तातुल आ जाता था, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना उनके लिए मुश्किल होता था। इफ ईरान शोड देम स्पेसिफिक साइट्स, वो कुछ ऐसी साइट्स पे जाना चाहते थे जो उनको नहीं दिखाई जाती थी, ये उनका व्यू है। तो वो समझते हैं कि उसको जरा मोर, I don't know whether what the right word could be, intrusive या more comprehensive होना चाहिए, ताकि जो भी अगर वो कहते हैं कि हम 3% पे कर रहे हैं इसकी अफजाइश, तो वो 3% पे एक मकाम पे कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे मकाम पे शायद वो ज्यादा कर रहे हैं। और अगर आप जानते हैं कि जब ये एग्रीमेंट जो है वो इन्होंने यूनिलैटरली खत्म कर दिया, तो फिर अब ये जो कितने किलोग्राम्स ऑफ यूरेनियम है ये कहीं ना कहीं से तो आया है ना, तो इट बेग्स द क्वेश्चन कि कैसे हुआ फिर ये, तो वो इसको बिल्कुल फोरगो कर दें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको करेंगे, बट ऑफ कोर्स इट कैन बी अ विश लिस्ट फ्रॉम ईरान साइड। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का इशू रहा है कि जो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर मटेरियल है दैट हैज बीन अ टॉकिंग पॉइंट फॉर द अमेरिकन्स। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर हमारी गुफ्तगू जारी है। हुज़ैफा साहब, कहा यह जाता है कि कुछ ऐसा जादू कर दिया आपने डोनाल्ड ट्रंप पे कि वो कोई ट्वीट और कोई प्रेस टॉक नहीं करते शहबाज साहब की तारीफ़ के अलावा या फील्ड मार्शल की तारीफ़ के अलावा, और एक तरफ हम IMF के ज़रिए इतनी हार्श कंडीशनैलिटीज़ देख रहे हैं कि अली परवेज़ साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज़ लेवी में इजाफा करना पड़ जाएगा। तनकीद ये होती है कि जंग से तो तेल महंगा हुआ है ना आलमी मार्केट के अंदर, तो आप टैक्सेशन में इजाफा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि FBR का जो शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का वो आपसे मुकम्मल नहीं हो रहा, और अगर तो इतने अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से, तो IMF का सबसे बड़ा डोनर अमेरिका ही है, तो हम क्यों नहीं रिलीफ ले लेते उनसे, अपनी कंडीशंस क्यों नहीं मनवा लेते? जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, बड़े आपने रेलिवेंट सवाल किए हैं, और मैं समझता हूँ कि हर आम पाकिस्तानी दिल में ज़रूर सोचता है और इन सवालों का जवाब भी उसे मिलना चाहिए। पहली गुजारिश तो ये है कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जो इज्जत और पजीराई उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को और मिलिट्री साइड पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दी है, पाकिस्तान की 38 साल तारीख में हर वज़ीर आज़म और हर आर्मी चीफ की ख्वाहिश तो ज़रूर रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस लेवल पर एक्नॉलेजमेंट बार बार नहीं देखने को मिली। और मैं समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस एजाज़ है। अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर है, और अगर हमारे किसी इकदाम को बार बार अप्रिशिएट कर रहा है, और पूरी दुनिया में ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट पूरी दुनिया में देखा, सुना और पढ़ा जाता है, और जब वो ये बात करते हैं तो तमाम हेड ऑफ स्टेट उसको अहमियत देते हैं, तो लामहला डिप्लोमेटिकली आप ऊपर आ रहे होते हैं। तो एक तो ज़ाहिर है ये क्रेडिट शहबाज साहब का है, फील्ड मार्शल साहब का, इसके पीछे वो 3-4 साल की मेहनत भी ना है जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे 2022 से शहबाज साहब ने स्टार्ट की, और 2023 में फिर फील्ड मार्शल साहब भी उनका जो है वो बाजू बने उसमें। और उसमें ज़ाहिर है अमेरिका जो ममालिक से ताल्लुकात होते हैं बड़ा जो है वो कीनली ऑब्जर्व करता है और बड़ा माइन्यूटली एवेल्युएट करता है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत ने सच्चाई से हमेशा काम लिया है, और जो हकायक है वो अमेरिका के सामने रखे हैं, और जिस मामले में जो हमारी कैपेसिटी है वही उन्हें बताई है। तो लामहला सच की बड़ी एक वक़्त होती है, और जिस तरीके से हमने बैलेंस किया कि बीजिंग, मॉस्को और आज न्यूयॉर्क और वाशिंगटन हमारे साथ खड़े हुए हैं बैक वक्त, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है, और उसके पीछे सिर्फ सच्चाई है और बैलेंस है। तो जाहिर है उसी को ही प्रेसिडेंट ट्रंप भी वैल्यू कर रहे हैं। अब आपकी बड़ी अहम बात है कि एक तो कि अगर FBR के टारगेट अचीव नहीं हुए, देखिए अगर FBR का टारगेट अचीव नहीं हुआ, ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन का टैक्स तो उनकी तनख्वाह के एंड पे कट जाता है, बिजनेसमैन के भी ऑलमोस्ट जो अकाउंट्स हैं कट जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आम आदमी से जो टैक्स कलेक्शन होनी थी वो या तो टैक्स अवियन हुई है, या उसने टेक्निकल तरीके से टैक्स मैनेजमेंट कर उससे अपने आप को बाहर कर लिया, और FBR के टारगेट अचीव नहीं हुए। तो अगर आपके सवाल में आपका जवाब पीना है, तो हम मुल्क को सिर्फ इस बात पे तो नहीं छोड़ सकते कि चूंकि आम आदमी से या जिस भी तबके की तरफ से अगर इसमें कोई डॉज हुआ है, तो हम जो है पाकिस्तान का जो टैक्स टारगेट अचीव नहीं हुआ और IMF को हम नाराज कर दें, और उसके बाद वही सूरत हाल हो जो 2021 और 2022 में पैदा हुई थी। तो लामहला अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, तो आपने ये कहीं नहीं कहा कि हुकूमत ने कोई अपने एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं या हुकूमत कोई अपना PSDP बढ़ा रही है। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर टैक्स कलेक्शन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती, ज़ाहिर उसमें FBR की नेग्लिजेंस भी होगी, बट जिन लोगों से कलेक्ट करनी है उन लोगों की भी उसमें नेग्लिजेंस मौजूद है। तो इस वजह से ये लेवी बढ़ाई गई है। तो लामहला मैं आपको कन्फर्म नहीं करूंगा, बिल्कुल जाहिर है लेवी बढ़ाने की पीछे यही वजह है कि हम IMF से कर्जा तो लेते हैं, कर्जा वापस भी करना है,
और कर्जा वापस करने के लिए जो टारगेट हमें दिया हुआ था अगर वो अचीव नहीं हो रहा तो लामहला लेवी के जरिए उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। और तीसरा आपका बड़ा अहम सवाल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ज़ाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके प्रेसिडेंट है, वो बार बार हमें दिफाई महाज पर, पॉलिटिकल महाज पर, डिप्लोमेटिक महाज पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों ना हम उस ताल्लुक का फायदा उठाते हुए IMF और अपने दरमियान जो शराइत है उन्हें लचकदार बनाने के लिए इस्तेमाल करें। तो आपकी बात बिल्कुल वेरी वेल नोटेड है और एन मुमकिन है इस पे ऑलरेडी काम हो भी रहा हो। ठीक है। और जाहिर है हमारा अपना पॉलिटिकल कैपिटल और स्टेक है। हुज़ैफा साहब, सबसे बड़ा नुकसान हमें हो रहा है। हुज़ैफा साहब मुझे ये बताएं कि ये 55 रुपए एक बहुत बड़ा फिगर है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत पे सबसे ज़्यादा प्रेशर महंगाई की वजह से ही आता रहा है। आप अयूब खान साहब से शुरू हो जाएं, चीनी महंगी कर दी, उस पर तारीख चल गई थी। इतने बड़े जब स्पाइक्स आएंगे इन्फ्लेशन में, आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि जो पब्लिक प्रेशर आएगा हो सकता है कि आवाम फिर जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या आलमी फ्रंट पे आपकी सक्सेस है उसको भूल कर ये पूछे आपसे कि जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है इससे डेली लाइफ्स हमारी अफेक्ट हो रही हैं, तो हमें तो इसमें रिलीफ चाहिए ना। इंटरनेशनल फ्रंट पे जो हो रहा है वो तो बहुत अच्छा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी ज़ाती ज़िंदगी में क्या एडिशन किया है हुकूमत ने? जब ये सवाल होने लगेगा प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा आप पे? नहीं मुज़म्मिल साहब, बड़ा लॉजिकल सवाल है और मैं समझता हूँ कि यू हिट द नेल ऑन द हेड वाली बात है कि आपने बिल्कुल रेलिवेंट बात की। अर्ज ये है कि बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, डिफेंस फ्रंट पर जितनी भी कामयाबियां समेट लें, लेकिन जिस अवाम ने आपको मैंडेट दिया है अगर उस अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो वो कहते हैं ना कि ज़बान खल्क़ को नकारे खुदा समझो, तो लामहला सिर्फ प्रेशर नहीं आएगा, शदीद प्रेशर आएगा। और मैं समझता हूँ कि वो क्रेडिट्स भी डिस्क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएंगे जो दीगर महाजों के हमने हासिल किए हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी हुकूमत का कोर टारगेट वही चीजें होनी चाहिए जिस बुनियाद पर उसको पब्लिक ने वोट दिया। और इस पर हम सोच भी रहे हैं, कुछ काम कर भी रहे हैं, लेकिन जाहिर है कुछ नामसाइद हालात में हुकूमत संभाली थी, इकॉनमी बहुत कमजोर थी। उसके बाद ये वॉर सिचुएशन तो जाहिर है हमारे ऊपर एक मुसल्लत की गई है, हमको इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन लामहला मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक भी हूँ और सहमत हूँ। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि अगर दिफाई या जो है सफारती महाज के ऊपर हम जितनी भी कामयाबियां समेट लें, बट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी जो पब्लिक को सर्विस डिलीवरी है जिसका मैंडेट आप लेकर आए हैं, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, अशय खुर्दनोश की कीमतें, किसान को रिलीफ में आपकी बात से इत्तफाक करते हैं। सही, बिल्कुल। इसीलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानीज़ भी इतने ज़्यादा कंपेल्ड नज़र आ रहे हैं जंग बंदी के लिए, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट हम पे आ रहा है, वी आर वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ फ्रॉम द वॉर इन द वर्ल्ड। शौकत साहब, ईरान पर एक तनकीद होती है, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको एड्रेस करें। वो ये है कि ये जो डील अभी ऑफ़र की जा रही है, बेशक अग्रेसर अमेरिका और इजराइल थे, जंग उन्होंने नाफिज की, लेकिन अभी अगर ईरान को एक ऐसा पैकेज मिलता है कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम अबैंडन करके तकरीबन $100 अरब की रकम जो उनकी बाहर फंसी हुई है वो उनके मुल्क में वापस आ जाए, उनके बैंक्स जो हैं वो आलमी बैंकारी निज़ाम में इंटीग्रेट हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा ईरानियन इकॉनमी को अगर वो तेल बेच सकें। तो उन्होंने जब आने से इनकार किया, जब 2 रोज़ पहले JD वैंस ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया, लेकिन ईरान के डेलीगेशन ने जो रिफ्यूज़ किया तो नाकिदीन ने यह कहा कि ईरान अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आप मुत्तफिक हैं इससे कि ईरान इरेशनली बिहेव कर रहा है, या आपको लगता है कि अभी और कंसेशंस उनको चाहिए इसीलिए वो लिंगर ऑन कर रहे हैं मामले को? देखिए, न्यूक्लियर इशू यकीनन एक बड़ा इशू है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये अब टेबल पे नहीं है। जो मुख्तलिफ प्रपोजल्स बन रही हैं वो न्यूक्लियर इशू के 2 कंपोनेंट हैं, एक तो ईरान का ओवरऑल प्रोग्राम और दूसरा जो एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास पड़ा है 400-500 किलोग्राम, उसको कैसे डिस्पोज करना है। तो ये दोनों इश्यूज ऑन द टेबल हैं। मसलन सदर ओबामा के दौर में 2015 में जो JCPO साइन हुआ था उसमें ईरान हैड एग्रीड के 3.67% वो एनरिचमेंट कर सकते हैं, लेकिन सदर ट्रंप ने जब विथड्रॉ किया तो वो 20% पे ले गए, फिर वो 60% पे ले गए। दैट वाज इन रिएक्शन, इन फैक्ट यही ईरानियन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी, यही ईरानियन जिसको वो कहते हैं ना रेजीम, यही रेजीम थी। अली खामनाई साहब के होते हुए वो JCPOA साइन हुआ था और ईरान ने विथड्रॉ नहीं किया था। उसका दूसरा एविडेंस ये भी है कि जिस दिन ये जंग शुरू हुई उसी दिन ओमान के वज़ीर ख़ारजा का एक बयान था और ओमान हमसे पहले मीडिएशन करा रहा था। पहला राउंड उधर ओमान में हुआ, दूसरा जिनीवा में हुआ था ओमान वाला। तो ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि ईरान तो 0% पे
राज़ी हो गया है एनरिचमेंट पे, और ईरान भी यही चाह रहा है कि उसको एक जो सैंक्शंस हैं वो रिमूव की जाएं, एसेट्स उसके विदड्रॉ किए जाएं। मसलन 11 तारीख को जब ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट कालिबाख साहब आ रहे थे इधर, उन्होंने आने से पहले एक ट्वीट किया और उससे बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा हुई थी कि जेडी वैंस तो आ रहे हैं, पता नहीं ईरानियन डेलीगेशन आता है या नहीं। उन्होंने 2 कंडीशन लगाई थी। एक उन्होंने कहा था नंबर 1 कि लेबनान को भी सीज़ फायर में इंक्लूड किया जाए, जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे सीज़ फायर ईरान और अमेरिका के दरमियान 15 दिन की सदर ट्रंप ने एक्सेप्ट की थी। और उसका एक तो ये था कि लेबनान को इंक्लूड किया जाए, और अल्टीमेटली वो इंक्लूड हुआ, वहाँ भी 10 दिन की हुई सीज़ फायर। अब वो मिलने वाले भी हैं, लाइकली है कि सदर ट्रंप के साथ लेबनान के सदर और इस्राइल के वज़ीर-ए-आज़म भी मिले। जबकि दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, उसमें तो न्यूक्लियर वाला मामला ही नहीं था। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ईरान कोई इतना इस पे सख्त हो गया है कि वो न्यूक्लियर इशू पे टॉक ही नहीं करना चाह रहा। जब मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात में एक स्टैंस लिया जाता है, लेकिन जब टेबल पे आप बैठते हैं, मसलन टेक्निकल सतह पे अब बातचीत चल रही है, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता कि ये जो खबरें लग रही हैं कि जी मुज़ाकरात टूट गए, स्टाल हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। टेक्निकल लेवल पे जब बातचीत आ जाए तो मैं एक सफारतकारी का थोड़ा सा स्टूडेंट हूँ, जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस होता है या सफारतकारी का अमल होता है, उसमें अगर टेक्निकल लोगों को डेलीगेट कर दिया जाए कि आप इसमें बैठ के निकालें हल, तो उसको पॉजिटिव समझा जाता है कि जो प्रिंसिपल हैं यानी बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने आगे सौंप दिया कि आप जो है इसको देखें कहाँ तक एग्रीमेंट हो सकता है, कहाँ हम पहुँच सकते हैं, कहाँ हम पीछे आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस जारी है और यू नेवर नो कि किसी दिन जो है वो ये आ जाए, बहुत जल्द आएगी, क्योंकि न्यूक्लियर वाला इशू में थोड़ा सा वो रशिया भी आ जाता है, क्योंकि बोशर जैसे प्लांट पे रशियन टेक्नीशियंस काम कर रहे थे। फिर प्रपोजल ये भी थी जो एनरिच यूरेनियम वाला 400-500 किलोग्राम कि वो रशिया को बेच दिया जाए, वहाँ बेच दिया जाए, या कोई इंटरनेशनल मॉनिटरिंग की एक जो तजवीज़ आई हुई है। ये सारी तजावीज़ प्रपोजल ऑन द टेबल हैं। ये मीन के प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग, प्रोसेस इज नॉट स्टार्ड। हाँ, हम मीडिया में हम लोग ये कह देते हैं कि चूंकि वो नहीं आए, वो आ गए थे। सदर ट्रंप ने तो कल भी कहा, जब उन पे अटैक हुआ तो उन्होंने कहा इसका ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने पहले दिन क्लियर कर दिया, फिर उन्होंने सीज फायर के हवाले से भी क्लियर किया कि ये संडे तक नहीं है, जो दूसरी बार बढ़ाई। उन्होंने कहा कि ये आगे चलेगी सीज फायर। जब जंग बंदी बरकरार है, पार्टीज आर विलिंग, दे आर टॉकिंग, तो फिर जो है वो मैं यही समझता हूँ कि प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जावेद साहब, एक और जो मसला दरपेश रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी का रहा है। जिस तरह JCPOA की अभी बात हो रही थी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली विड्रॉ किया, यूरोपियन गारंटीज़ भी कोलैप्स कर गई। अब आकर चाइना या रशिया का जो इस सारे फ्रेमवर्क के अंदर एडिशन है, आपको लगता है कि वो कोई गारंटी दिलवा सकता है ईरान को? और दूसरी चीज़ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये गुफ्तगू की थी आज से 3 से 4 रोज़ पहले कि फ्रैक्चर्ड स्टेट बन चुका है ईरान, यानी कि वो इशारा ये कर रहे थे कि इनकी रिट नहीं है। इशारा इस तरफ था कि IRGC कुछ और चाहती है, ईरान की जो सिविलियन क़यादत है वो कुछ और चाहती है, तो इसी वजह से डील नहीं हो पा रही। आपको लगता है कि ये एक फैक्टर है कि जो हॉक्स वर्सेस डव्स डिबेट है ईरान के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है मुज़ाकरात में? एब्सोल्युटली, मैं आपसे एग्री करूंगा। और मैंने पहले भी जैसे कहा कि आई विल एग्री विद शौकत बराचा साहब, वो बल्कि वो एक ही बात थी कि मेरी नज़र में भी मुज़ाकरात जो हैं दे आर इंटेंसिफाइड, पहले से ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो रहे हैं। और दूसरी बात ये बिल्कुल सही है। देखिए, जहाँ तक सवाल है डोनाल्ड ट्रंप का, तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनकी शख्सियत से आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, उनके चॉइस ऑफ वर्ड से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो जिस तरह से कॉन्डक्ट करते हैं अपने आप को से हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं, चाहे न्यूक्लियर के हवाले से हो। 2 अहम पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस पहले प्रोग्राम्स में किए थे लेकिन आज नहीं किए, वो भी बहुत अहमियत के हामिल है मुज़म्मिल भाई। वो तो ये हैं कि देखिए, जो प्रॉक्सीज़ हैं दे स्टिल अ वेरी एक्टिव सब्जेक्ट। US के लिए भी, वेस्ट के लिए भी, जो ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, चाहे आप यमन से लेकर
इराक तक, इवन लेबनान में। तो अब देखिए ना, एक स्टेट ऑफ लेबनान है, अब सीज फायर की बात होती है, एक है मुल्क लेबनान का, एक मुल्क के अंदर एक मलेशिया है। अब यहाँ पे जब वो मलेशिया दुनिया किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं है, दिस अ वेरी यूनिक सिचुएशन। सिमिलरली आप अगर देख लें, यमन एक मुल्क है और उसके अंदर एक हुतीज हैं और कुछ एक और गवर्नमेंट है। तो ये जो इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको जो सपोर्ट की जाती है, लोग जब ये कहते हैं कि ईरान इज डिफेंडिंग इटसेल्फ, ऑफ कोर्स इज डिफेंडिंग इटसेल्फ, लेकिन ये जो बाकी फ्रंट्स हैं, इन पे भी तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है ना, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके सैंक्शंस उठ जाएं। ये बहुत सीरियस इशू है। और दूसरा जो है, न्यूक्लियर के हवाले से मैं समझता हूँ कि एग्रीमेंट कैन बी रीच, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज अनहर्ड ऑफ, या पहले हुआ है JCPO में और अभी भी हो सकता है। और ये जो इनकी मुंजमद असासे हैं या इनके ऊपर सैंक्शंस लिफ्ट करना है, यही एक्चुअली राइट वे टुवर्ड्स प्रोग्रेस है। और अब आपके उस सवाल की तरफ कि डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या इशू है, देखिए ईरान की इंटरनल पावर डायनामिक्स आप जानते हैं, यू हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑल्सो। सब लोग जो ईरान को समझते हैं वो जानते हैं कि वहाँ पे मेरी नज़र में 3 पावर सेंटर्स हैं। ऑफ कोर्स एक सिविलियन गवर्नमेंट है, कालिबाफ साहब थे या पेजेश्कियान साहब हैं या जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, बट एक्चुअल पावर रिजाइड्स विद द IRGC। ये तो कोई हिडन फैक्ट नहीं है, एवरीबडी नोज दैट। उनकी तायीद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और कालिबाफ साहब खुद IRGC से हैं, आप जानते हैं, ही वाज पार्ट ऑफ, ही वाज अ जनरल देयर मेयर बनने से पहले तेहरान के, तो वो खुद उनकी बैकग्राउंड है। तो कहा जा रहा था कि बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट्स, वो भी उसको भी समझते हैं उस डायनामिक्स को भी, इसलिए ही वुड बी प्रॉब्ली द राइट पर्सन। लेकिन अभी मेरी नजर में जो विजिट हुआ था फॉरेन मिनिस्टर का, मे बी पराचा साहब विल नो बेटर, लेकिन जो उनमें डेलीगेशन काफी 10-12 लोगों के थे, मुझे लगता है वहां भी रिप्रेजेंटेशन थी IRGC की। IRGC को डिसीजन मेकिंग जो है वो करने के लिए उनके जो सुप्रीम कमांडर की तायीद जरूरी है। अब सुप्रीम लीडर जो उनके हैं वहाँ, पहले तो खामनाई साहब थे, वो अब नहीं है, उनके जो बेटे हैं मुज्तबा खामनाई साहब, वो ऑब्वियसली उनके हवाले से आप जानते हैं रिपोर्ट्स भी आई हैं कि नॉट वेरी वेल इंजर्ड। तो अब उनके साथ उनकी एक्सेस का भी पूरा एक तरतीब बताई है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि खत लिखते हैं फिर एक दूसरे के पास जाता है, यानी उनसे उन तक रसाई करने में और उनसे जवाब हासिल करने में भी वक्त लगता है। तो जो थोड़ी सी हम कंफ्यूजन देख रहे हैं, ये महज इसी वजह से है कि उनके दरमियान जो पावर सेंटर्स हैं वो यूनानिमिटी के साथ जब एक मजबूत जवाब देंगे तभी आगे बढ़ सकेगा। बिल्कुल, कम्युनिकेशन के मुताबिक जो अभी जो इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने कन्वे किया है रिस्पांस, ये वही रिस्पांस है जो कि JD वैंस ने कहा था कि वी हैव पुट आवर ऑफर ऑन द टेबल एंड आर वेटिंग फॉर ईरान टू रिस्पॉन्ड। अब ये मुझे लगता है कि वो रिस्पांस अब आया है और इस रिस्पांस को कंसीडर करने के बाद मुझे लगता है कि कोई पेशरफ्त जो है वो सही उन्हीं लाइंस में, उसी फ्रेमवर्क में गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हुज़ैफा साहब, ऑन द फाइनल नोट, एक और जो तनकीद रही पिछले 3-4 दिन में हुकूमत के ऊपर, वो सोलर के हवाले से है। जिस तरह से 2023-24 का जो माली साल था उसमें इसहाक़ साहब ने ये कहा था कि चाहे वो बैटरीज़ हों, वो सोलर पैनल्स हों या इन्वर्टर्स हों, इन सब पे कस्टम ड्यूटी भी नहीं होगी। हम प्रमोशन चाह रहे हैं ग्रीन एनर्जी की, अल्टरनेटिव सोर्सेज की। लेकिन अब आकर जो आपके नाक़दीन है वो कहते हैं अब सूरज पे भी आप टैक्स लगा देंगे। इसके अलावा ये जो टैक्सेशन हो रही है 25 मेगावाट वाली, उसमें भी कन्फ्यूजन है। कोई कह रहा है कि अब नेपरा की तरफ से परमिशन लेनी पड़ेगी। फेक न्यूज़ भी बहुत है। ज़रा क्लैरिफाई करें कि ये डिस्करेजमेंट का ऑप्टिक्स क्यों क्रिएट हो गए कि आप नहीं चाहते कि लोग सोलर यूज़ करें। इसका तो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। लोड शेडिंग में भी ग्रिड के ऊपर बहुत बड़ा जो एक चंक था वो लोग खुद ही बर्दाश्त कर रहे हैं सोलर पैनल्स की वजह से। तो वाई इज़ इट अ बैड न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट? अर्ज ये है कि पहली बात तो ये कि आपको याद होगा कि 2024 में एक एफर्ट हुई थी कि जो हमारी पानी और बिजली की वजारत थी, उनका नुक्ता नज़र ये था कि कोई 4,73,000 के करीब कंज्यूमर्स हैं जिनको उनने सोलर लगाया हुआ है, और अगर ये कंज्यूमर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो अगले 9 सालों में इतने सोलर कंज्यूमर्स हो जाएंगे कि फिर हम जो बिजली घर हैं जिनसे हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, बिजली पैदा करने वाले घर, उनसे हम बिजली लेंगे लेकिन हमें उसमें 4 रुपए हर सारे पे बोझ डालना पड़ेगा। तो 2024 में ये 2026 वाली सोलर पॉलिसी 2024 में आ रही थी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने इसको मुस्तरद किया, लेकिन जाहिर है जो पावर डिवीजन के लोग थे वो एफर्ट्स उन्होंने जारी रखी और उनका नुक्ता नजर ये था कि नहीं, ये बोझ बढ़ेगा। और यूं 2026 में एक सोलर पॉलिसी नाफिज हुई जिसमें नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको हम ग्रास मीटरिंग भी कहते हैं। यानी यूनिट के बदले जो यूनिट वाली पॉलिसी थी वो खत्म हुई और रेट ये था कि 10 रुपए का यूनिट आप फरोख्त करेंगे किसी भी पावर कंपनी को और उसके बदले जो कीमत है 40-45 रुपए वो खरीदेंगे। उस पर बड़ी खासी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन फिर वजीर आजम साहब की मुदाखलत के बाद ये कहा गया कि जो 2016-17 के जो सोलर पॉलिसी के तहत जो कनेक्शंस
बने जिन्होंने नेपरा से कॉन्ट्रैक्ट किया सोलर का, वो उसमें प्रोटेक्टेड है। हाँ, 6-7 साल बाद जब उनका एग्रीमेंट खत्म होगा तब वो 2026 की नई पॉलिसी के तहत आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद इस पर भी अभी गौर की जरूरत है कि कम से कम 2026 की जो पॉलिसी है उसमें घरेलू सार्फिन को एग्जेम्पशन मिल जाए। बाकी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन है वो बेशक ग्रॉस मीटरिंग या नेट बिलिंग पे जाएं, इस पे हुकूमत में एक सोच मौजूद है। और दूसरा अभी जो काम हुआ है वो बिल्कुल आपके चैनल ने बिल्कुल सही खबर नशर की। आपके चैनल ने ये कहा कि तमाम सोलर सार्फिन पर नेपरा की तरफ से लाइसेंस की शर्त और टैक्स की शर्त जो है नाफिज कर दी गई है। वो ज़ाहिर है फेक न्यूज का मामला होता है और फिर चलता रहा, कुछ आपके चैनल पे भी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन आपके चैनल ने चूंकि सारिफ वो होता है जो किसी भी पावर कंपनी को अपनी बिजली बेच रहा हो, जिसने अपने घर में सोलर लगाया हुआ है ना उसका कनेक्शन से कोई ताल्लुक है, देहात में रहते हैं, वो सारिफ नहीं है। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस पर नोटिस लिया और अब पावर डिवीजन ने रिव्यू दायर कर दिया है कि जो सोलर सार्फिन है 25 किलोवाट से कम के, क्योंकि 25 किलोवाट से कनेक्शन ऊपर चला जाता है तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हो जाता है, उन पर ना टैक्स लगेगा और ना ही उन्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये रिव्यू जो है वो पावर डिवीजन ने दायर कर दी है। अब जो आम आदमी है, जो आप हैं या मैं हूं या कोई और बंदा है, अगर वो 5 या 10 किलोवाट का कनेक्शन लगाता है उसे उसी तरीके से पावर कंपनी के पास जाना है। नेपरा के पास जो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है लाइसेंस का और टैक्सेशन वाला, उससे उसे निकाल दिया गया। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इसे फर्दर भी आसान करने की जरूरत है और कम से कम 2026 की जो सोलर पॉलिसी है उसमें अगर सिर्फ घरेलू सार्फिन को कोई एग्जेम्पशन मिल जाए जो छोटे 5, 10 और 15 किलोवाट के, बिल्कुल ये बात होनी चाहिए, बिल्कुल इंकरेजमेंट होनी चाहिए सोलर एनर्जी की। और जो आपने कहा कि 25 kV से कम पर ये एप्लीकेशन नहीं हो रही, खुशाइंद खबर है, इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहिए गवर्नमेंट को। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, शौकत पराज और हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे श्रेविदास। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।